हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास जीन पियाजे का है, यानी संगठनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। संगठनात्मक विकास का जनक यानी किसे माना जाता है? नीशेसर को माना जाता है। और संगठनात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। और संगठनात्मक विकास का जनक यानी किसे माना जाता है? नीशेसर को माना जाता है। संगठनात्मक विकास को व्यवस्थित अध्ययन जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। किसा यानी जीन पियाजे के द्वारा संगठनात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन संगठनात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन जीन पियाजे के द्वारा ही किया गया था। संगठनात्मक विकास निम्न से उच्चतर की ओर आरोही या गति वर्धन के रूप में चलता है। किसके रूप में? उच्च यानी निम्न से उच्चतर की ओर चलता है। संगठनात्मक विकास हमेशा निम्न से लेकर उच्चतर की ओर या आरोही या गति वर्धन के रूप में यानी 4 अवस्था के रूप में चलता है, जैसे अनियमित होता है। संगठनात्मक विकास हमेशा निम्न से उच्च की यानी उच्चतर की ओर चलता है, या फिर आरोही या गति वर्धन के रूप में चलता है, या 4 अवस्थाओं में चलता है, जिसे अनियमित भी होता है। संगठनात्मक विकास के अंतर को गुणात्मक रूप में भिन्न माना जाता है। यानी संगठनात्मक जो विकास होता है उसके अंतर को गुणात्मक रूप से भिन्न माना जाता है। किस रूप में? गुणात्मक रूप से भिन्न माना जाता है। संगठनात्मक जो विकास होता है उसके जो डिफरेंट होता है उसे यानी गुणात्मक के रूप में डिफरेंट माना जाता है। पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है तथा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। यानी पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का यानी अपनी सोच का विकास करता है। वातावरण की यानी जो माहौल के साथ आपस में संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है और सक्रिय रहकर वो ज्ञान का भी निर्माण करता है। क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी सोच का विकास करता है और वो सक्रिय रूप से अपनी यानी ज्ञान का या दिमाग का विकास करता रहता है। मानसिक विकास का सक्रिय रूप से करता है। बालक खोज करते हुए या फिर गलती करते हुए सीखता है। यानी संगठनात्मक विकास में बालक होता है वो खोज करते हुए या गलती करते हुए सीखता है। जीन पियाजे ने बुद्धि की व्याख्या अर्जित योग्यता के रूप में करते हुए इसे संगठन या व्यवस्थापन व अनुकूलन के रूप में की है। यानी जीन पियाजे ने बुद्धि की व्याख्या अर्जित योग्यता के रूप में करते हुए इसे संगठन भी बताया गया है, व्यवस्थापन भी बताया गया है और अनुकूलन के रूप में भी बताया गया है। जीन पियाजे ने अपने एक बेटे यानी लॉरेंस व पुत्रियां लूसीन जैकलिन पर यानी संगठनात्मक विकास का प्रयोग किया गया था। क्या किया था? प्रयोग। जीन पियाजे ने अपने एक बेटा लॉरेंस और पुत्री लूसीन जैकलिन पर इसका प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? यानी संगठनात्मक विकास का अध्ययन किया गया था। इस सिद्धांत को 1923 से लेकर 1932 के मध्य इस पर अध्ययन आधारित किए गए थे। यानी जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को 1923 से लेकर 1932 के मध्य इसका अध्ययन किया गया था। जीन पियाजे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। पहली पुस्तक का नाम है बाल चिंतन की भाषा। दूसरी
पुस्तक का नाम है संसार पर बच्चों का विचार। तीसरी है बालक का मनोविज्ञान। चौथी है बुद्धि का मनोविज्ञान। पांचवी बुक कौन सी है दोस्तों? बौद्धिक का नैतिक निर्णय। किसे कहते हैं? बौद्धिक का नैतिक निर्णय। जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्कीमा शब्द सूचनाओं को जानने, समझने और अनुभव करने तथा मानसिक विकास की मौलिक इकाई स्कीमा कहते हैं। स्कीमा सूचनाओं का एक संगठित पैकेट होता है जिसे हम हमारी दीर्घकालीन मेमोरी में मेमोरी में भेजते हैं, यानी स्मृति में भेजते हैं। स्कीमा एक ज्ञान का ढांचा या ज्ञान की इकाई भी कहा जाता है। यानी स्कीमा का शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें सूचनाओं को जानने, समझने और अनुभव करने तथा मानसिक विकास की मौलिक इकाई को समझने के लिए स्कीमा का प्रयोग किया गया था। इसे एक सूचना पैकेट के रूप में हम हमारी दीर्घकालीन स्मृति में भेज देते हैं। स्कीमा को ज्ञान का ढांचा और ज्ञान की इकाई भी कहा जाता है। स्कीमा मानसिक क्रियाओं का सामान्यीकरण करता है, यानी बालक की मानसिक क्रियाओं का सामान्यीकरण कौन करती है? स्कीमा करती है। यह बालक के प्रत्येक व्यवहार को करने के तरीके को व्यक्त करती है। स्कीमा के द्वारा बालक की व्यवहार को व्यक्त करने के तरीके को दर्शाती है। स्कीमा एक परिवर्तनशील व विस्तारित होती है। क्या होती है? स्कीमा बदलती रहती है। स्कीमा एक परिवर्तनशील और विस्तारित यानी लॉन्ग रूप में होती है। स्कीमा समस्या समाधान की क्रियाविधि भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? समस्या समाधान की क्रियाविधि भी स्कीमा को माना जाता है। स्कीमा के अनुसार स्कीमा में जीन पियाजे ने विकास के 3 पक्ष बताए गए हैं। एक तो है जैविक परिपक्वता और सामाजिक वातावरण के द्वारा प्राप्त अनुभव। पहला पक्ष कौन सा बताया गया है? जैविक परिपक्वता बताया गया है। दूसरा सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव को, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 3 पक्ष बताए थे, जिसमें पहला है जैविक परिपक्वता, दूसरा है सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, तीसरा है भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। ये जीन पियाजे के अनुसार विकास के 3 पक्ष बताए गए हैं। इन 3 पक्षों का स्थापित करने या संतुलन करने का कार्य स्कीमा करती है। कौन करती है? स्कीमा करती है। स्कीम एक संगठित व्यवहारों का एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम प्रतिदिन दोहराते हैं, जैसे कपड़े पहनना, जैसे जूते पहनना, खोलना। उसके बाद स्कीमा के बाद जीन पियाजे ने एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। उस शब्द को अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन या अडेप्शन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि दोस्तों, अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनुकूलन में बालक वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके समायोजित करने की स्थापित करता है, यानी समायोजित करने की स्थापना करता है। अनुक्रिया एक जन्मजात होती है। यह कौन सी जन्मजात प्रक्रिया होती है? जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें बालक वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करके समायोजन स्थापित करना सीखता है। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, जैसे आत्मीकरण या समलिकन। इसे बोलते हैं एजिमिनाइजेशन, यानी समलीकरण और आत्मीकरण में क्या बोलते हैं? एजिमिनेशन। और दूसरी होती है समायोजन या समजसन, यानी अकोमोडेशंस। आत्मीकरण और समलीकरण क्या होता है? आत्मीकरण और समलीकरण यानी जो पहले से हमारे जो मौजूद ज्ञान से
नवीन ज्ञान में जोड़ना, यानी पहले से जो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना और पहले से मौजूद स्कीमा का प्रयोग करते हुए, यानी जो पहले से जो हमारी सूचनाएं संगठित इकट्ठी हो रही है उनमें को उन सूचनाओं को प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान की व्याख्या करता है। जो हमारे माइंड में यानी मस्तिष्क में जो हमारे पहले से ज्ञान मौजूद है उन ज्ञान में नवीन ज्ञान को दोनों को जोड़कर और पहले से मौजूद स्कीमा यानी जो हमारी सूचनाएं पहले से है उनको प्रयोग करते हुए नवीन ज्ञान की व्याख्या की जाती है। इसे आत्मीकरण या सम्मिलीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एनिमिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है समायोजन या समजन। समायोजन और समजन क्या होता है? समायोजन वो होता है जो हमारे पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए और कुछ उसमें संशोधित कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उसे नवीन स्कीमा बना लेते हैं, उसे समायोजन या समजन कहते हैं। यानी एक तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर उसकी पहले से स्कीमा का प्रयोग करते हुए और नवीन ज्ञान की व्याख्या करना, उसको क्या कहते हैं? आत्मीकरण या सम्मिलीकरण कहते हैं। जबकि पूर्व ज्ञान में कुछ नया संशोधित करते हुए परिवर्तन करते हुए नवीन स्कीमा बना लेना, उसे समायोजन या समजन कहते हैं। उसके बाद आता है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? साम्य धारण को संतुलिकरण भी बोलते हैं। ये यानी आत्मीकरण और समायोजन में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। साम्य धारण का मतलब होता है यानी जो आत्मीकरण और समायोजन होता है उनमें संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। अब 4 अवस्थाओं में से सर्वप्रथम पहली अवस्था है संवेदीगामक, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसे शेष अवस्था के रूप में भी जाना जाता है, यानी संवेदीगामक अवस्थाएं। इस अवस्था में बालक संवेदना तथा गामक क्रियाओं से सीखता है। यानी संवेदीगामक की अवस्था पहली अवस्था कौन सी है? 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था को शेष अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। किस अवस्था के रूप में? शेष अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। संवेदीगामक अवस्थाओं को यानी इंद्रियक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इंद्रियक अवस्था भी कहते हैं। बालक क्रिया और परिणाम के संबंध स्थापित करता है। इसमें बालक जो क्रिया और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन सी में? संवेदीगामक या इंद्रियजनिक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, इसे शेष अवस्था का रूप भी कहा जाता है, जिसमें बालक संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बालक क्रिया और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है और इसमें व्यावहारिकता का अभाव पाया जाता है, यानी इसमें व्यावहारिकता नहीं पाई जाती है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति हो जाती है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति यानी जो वस्तुओं को गायब नहीं हुई है जान लेता है बालक इसमें। यानी जैसे छोटा बच्चा होता है उसे बोल देते हैं ये चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ती नहीं है, गायब नहीं होती। जैसे कोई वस्तु उससे लेते हैं, उसको बोलता है ये उड़ गई, तो वो वस्तु का स्थायित्व परिवर्तन पाया जाता है। यानी वो समझ जाता है कि कोई वस्तु कहीं पे गायब नहीं हुई है, यहीं पे छुपा रखी है, जो आपके मुंह की तरफ ही देखेगा। वो वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति बोलती हैं, जो 18 से 24 माह में ये परिवर्तन हो जाती है। कब हो जाती है? 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व परिवर्तन हो जाता है। और इस अवस्था में गामक अवस्था 0 से 2 में व्यावहारिकता का अभाव भी पाया जाता है। इसमें यानी 0 से 2 अवस्था यानी संवेदीगामक अवस्थाओं में 6 उप अवस्थाओं को बांटा गया है, यानी 6 उप अवस्थाओं में भी बांटा गया है। 6 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी है?
पहली अवस्था होती है सहज प्रतिवर्ष, जो 0 से 3 वर्ष यानी 30 दिन तक की होती है। पहली अवस्था कौन सी है? सहज क्रियाएं की 6 उप अवस्थाएँ होती है। सहज प्रतिवर्ष जो 0 से 30 दिन की होती है। दूसरी अवस्था होती है प्रमुख वर्ताकार व प्रतिवर्त क्रिया यानी दोहराना, 1 से 4 माह तक की होती है। कितनी होती है? 1 से 4 माह तक की होती है। तीसरी अवस्था होती है यानी गौण प्रतिवर्त क्रियावस्था। गौण प्रतिवर्त क्रियावस्था 4 से 8 माह होती है। कितनी होती है? 4 से 8 माह होती है। जैसे वस्तुओं को पकड़ना, छोड़ना, ये हमारी गौण प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती है, जो 4 से 8 माह में होती है। गौण स्कीमेटा। चौथी अवस्था होती है हमारी गौण स्कीमेटा, जो 8 से 12 माह के बीच में होती है। इसमें वस्तुओं को खोजने की कोशिश करना और लक्ष्य पर व साधन में अंतर करना। क्या करता है? लक्ष्य व साधन में अंतर करना और वस्तुओं को खोजने की कोशिश कौन सी अवस्था में करता है? गौण स्कीमेटा की अवस्था, जिसकी एज है 8 से 12 माह के बीच में। उसके बाद आती है 5वीं अवस्था है तृतीय प्रतिवर्त क्रिया यानी 12 से 18 माह। कौन सी होती है? 12 से 18 माह वाली तृतीय प्रतिवर्त क्रिया होती है, जिसमें प्रयास और त्रुटि में वस्तु की खोज करता है, यानी प्रयास भी करता है और गलती में वस्तुओं की खोज भी करता है। छठी अवस्था होती है हमारी मानसिक सहयोग की साधनों की खोज की अवस्था, यानी जो मानसिक सहयोग होते हैं उनमें साधनों की खोज करता है, जो 18 से 24 माह की होती है। कितनी होती है? 18 से 24 माह की होती है। संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसे शीर्ष अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद हमारी जीन प्याजे की यानी विकास की दूसरी अवस्था आती है, जिसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 वर्ष माना जाता है, यानी पूर्व बाल अवस्था, जिसमें इस अवस्था में बालक भाषा का विकास और प्रतीकों और संकेतों के रूप में होता है। यानी इस अवस्था में बालक का विकास, भाषा के विकास, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से विकास होता है। बालक में भाषा का विकास प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? प्रतीकों यानी चिन्हों और संकेतों के माध्यम से इस अवस्था में बालक सीखता है 2 से 7 वर्ष तक, जिसे पूर्व बालावस्था के रूप में भी जाना जाता है, यानी इंग्लिश में इसे प्री ऑपरेशनल कहते हैं या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक यानी संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी भाषा का विकास करता है। इस अवस्था में बालक मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। बालक की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है, और नाटक अभिनय करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। यानी मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, जिसे पूर्व बालावस्था के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास और अपनी भाषा का विकास यानी प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से डेवलपमेंट करता है। नाटक अभिनय करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? नाटक करने की प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है। प्रतीकात्मक खेल जैसी सिंबल यानी संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, इशारे होते हैं, इनके द्वारा भी बालक सीखता है। प्रतीकात्मक खेल कौन कौन से होते हैं? सिंबल जैसे इशारों के द्वारा या कोई भी चिन्ह के माध्यम से भी बालक सीखता है। बालक इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुकरण की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास इस अवस्था में हो जाता है,
और इस एज को जादुई सोच के रूप में भी जाना जाता है। यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है उसको जादुई सोच के माध्यम से भी जाना जाता है या जादुई सोच का विकास हो जाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राक सांप्रतक यानी अहम केंद्रित, क्या कहते हैं, प्राक सांप्रत्य, प्राक संप्रत्यात्मक व अहम केंद्रित, इसको दो भागों में बांट सकते हैं जो 2 से 4 वर्ष होते हैं, जिसे ईगो कॉन्सेंस कहते हैं या अंत प्रज्ञात्मक इनिटिवी कहते हैं। यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, संप्रत्यात्मक और अहम केंद्रित। या फिर 2 से 4 वर्ष होती है जिसमें ईगो कॉन्सेंस या अंत प्रज्ञात्मक यानी इनिटिव कहते हैं। इसके अनुसार प्राक सांप्रतिक अवस्था में या अहम केंद्रित में बालक विचार व दृष्टिकोण को सही मानता है और इसमें 3 पर्वत समस्या भी बताई गई है। कौन सी बताई है? 3 पर्वत समस्या को भी बताई गई। इसमें बालक यानी अपने विचार व दृष्टिकोण को सही मानता है और इसी के आधार पर 3 पर्वत समस्या का भी प्रयोग किया गया है। कितना किया है? 3 पर्वत समस्या का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा भाग है सजीवतावाद यानी सजीववाद या एनिमिज्म कहते हैं। सजीववाद यानी जो प्रत्येक गतिशील वस्तु होती है उनको सजीव समझना या भौतिक घटनाओं का मानव अभिप्राय से व्यक्त करना। क्या होती है? जो सजीववाद का मतलब ये होता है यानी प्रत्येक गतिशील वस्तु को सजीव समझना तथा भौतिक घटनाओं का मानव अभिप्राय से व्यक्त करना। जैसे सूर्य आज उदास है, ये गतिशील वस्तु है जिसको भी बालक सजीव समझता है, जिसे भौतिक घटनाओं का या मानव अभिप्रायों से व्यक्त करना होता है। उसके बाद हमारा इसी में आता है कलेक्टिव या मोनोलॉग। कलेक्टिव या मोनोलॉग का मतलब ये होता है यानी स्वयं से बातचीत करना। क्या होता है? स्वयं से बातचीत करना, क्लेटोमोनोलॉग का मतलब होता है स्वयं से बातचीत करना। और अहम भाव का मतलब ये होता है यानी बालक ये मानता है कि कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, तो अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरी केंद्रीकरण यानी 2 से 7 वर्ष होती है, जब वस्तुओं को एक ही पक्ष पर ध्यान देती है, जब वस्तुओं के एक ही पक्ष पर ध्यान देती है 2 से 7 वर्ष होता है, जिसमें केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण जो एक ही वस्तु के पक्ष पर ध्यान देना। नो गोलियों पर इसका प्रयोग किया गया था। केंद्रीकरण का प्रयोग कब किया गया था? 2 से 7 वर्ष के बच्चों पर होता है, जो वस्तु होती है उसका एक ही पक्ष को ध्यान देना, और इसका प्रयोग नो गोलियों पर किया गया था। किस पे किया गया था? नो गोलियों पर इसका प्रयोग किया गया था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी उसकी अवस्था दूसरी आती है अंतः प्रज्ञात्मक यानी 4 से 7 वर्ष की आती है। कौन सी है? 4 से 7 वर्ष की आती है। 4 से 7 वर्ष की अवस्था को, जैसे इस अवस्था में बच्चा सहज चिंतन करने लग जाता है यानी सोचने लग जाता है, जैसे सामने वाली प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर सहज चिंतन करने लग जाता है, जैसे साधारण मानसिक क्रियाएं होने लग जाती है और उनके पीछे नियमित को भी नहीं जानता है। यानी सहज चिंतन वो होता है जो साधारण मानसिक क्रियाएं या उनके पीछे जो नियम होते हैं उनको नहीं जानता है, जैसे जोड़ना, गुणा जोड़ बाकी करना, ये सहज चिंतन करना सीख जाता है पर उनके नियम को नहीं जानता है। इस अवस्था में यानी 2 से 7 वर्ष में अनपलटन या उत्क्रमणशीलता का दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनपलटन व उत्क्रमणशीलता का दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है? अनपलटन व उत्क्रमणशीलता का दोष पाया जाता है।
और इसमें संरक्षण समय का भी अभाव पाया जाता है। किसका पाया जाता है? यानी संरक्षण समय का अभाव पाया जाता है, यानी संरक्षण का भी समय का अभाव पाया जाता है। उसके बाद हमारी तीसरी अवस्था आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जिसे ऑपरेट ऑपरेशन बोला जाता है। मूर्त सक्रियात्मक ये 7 से 11 वर्ष होती है, जिसे ऑक्रेट या ऑपरेशन बोला जाता है, यानी मूर्त वस्तुओं को या ठोस वस्तुओं को आधारित पर चिंतन या तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जो मूर्त वस्तुएं होती है 7 से 11 वर्ष होते हैं, यानी ये बाल अवस्था का रूप माना जाता है, जिसमें मूर्त या ठोस वस्तुओं को आधारित पर तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में अहम भाव को छोड़ देता है बालक और क्रमिक विकास का जैसे क्रमिक विकास हो जाने लग जाता है, जैसे लंबाई या वजन वाला इसमें होने लग जाता है। यानी मूर्त सक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष, जिसे ऑक्रेट या ऑपरेशन बोला जाता है, यानी जो मूर्त या ठोस वस्तुओं पर आधारित तार्किक चिंतन का प्रारंभ होता है, जिसमें अहम भाव को छोड़ देता है और क्रमिक विकास होने लगता है, जैसे लंबाई का, वजन बढ़ना और विचारों में जटिलता आ जाती है। यानी इस अवस्था में विचारों की जटिलता भी आ जाती है। पलटन और उत्क्रमणशीलता तथा विचारों में विपरीतता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? पलटन और उत्क्रमणशीलता का भाव उसमें पूर्व सक्रियात्मक में पाया जाता है, जबकि इसमें भी आ जाती है। और विचारों में विलंबता यानी विलुप्त हो जाती है। पलटन और उत्क्रमणशीलता और विचारों में विलंबता यानी भूल जाता है या विपरीत होने लग जाता है। इस अवस्था में संरक्षण की समझ आ जाती है। संरक्षण की समझ का मतलब ये होता है, जैसे वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, दिशाई, आत्मज्ञान या समझ वस्तु के भाई स्वरूप या बदलाव होने पर भी और उसके भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। यानी संरक्षण की समझ का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, दिशा और आत्मज्ञान या समझ वस्तु के भाई स्वरूप को बदलाव होने पर भी उसके भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। इसकी संरक्षण की समझ हो जाती है। संज्ञानात्मक नक्शे का निर्माण बच्चा इस अवस्था में करना सीख जाता है। किस अवस्था में? यानी मूर्त या ठोस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक या नक्शे का निर्माण करना सीख जाता है और इसी में वस्तुओं का वर्गीकरण, तुलना व संबंध स्थापित करना सीख जाता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, वस्तुओं में वर्गीकरण, तुलना और संबंध स्थापित करना मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। मूर्त या ठोस सक्रियात्मक अवस्था में जैसे वस्तुओं में वर्गीकरण करना, तुलना करना और संबंध स्थापित करना सीख जाता है और वास्तविकता का विकास भी इसमें हो जाता है। किसमें हो जाता है? वास्तविकता का विकास भी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। अतिपूर्ण करना या समरूपता का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिपूर्ण करना या समरूपता का विकास भी 7 से 11 वर्ष में हो जाता है। बच्चों में कब हो जाता है? 7 से 11 वर्षों में हो जाता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 या 12 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, यानी फॉर्मल सक्रियात्मक। इसमें यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन होने लग जाता है, अमूर्त। इसी परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं। जैसे अमूर्त चिंतन होता है, जैसे परिकल्पनाओं का निर्माण करना, निगमन आ जाता है, तार्किक आ जाती है, योग्यता आ जाती है, समस्याओं से वास्तविकता की ओर जाना, यानी जो समस्या होती है उस ओर जाना। इसे पेंडुलम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
पेंडुलम का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनिक और निगमन व तार्किक योग्यताओं का आधार पर समस्याओं से वास्तविकता की ओर जाना, जैसे समस्या है उसकी वास्तविकता की ओर जाना, उसे पेंडुलम का प्रयोग करता है। समस्या समाधान और निर्णय शक्ति तथा विश्लेषण और संश्लेषण या मौलिक रचनात्मक और भाषा संप्रेषण की योग्यता का भी इस अवस्था में विकास होता है। यानी औपचारिक अवस्था में या औपचारिक सक्रियात्मक या परिपक्वता अवस्था में समस्या समाधान का विकास हो जाता है, निर्णय शक्ति हो जाती है, विश्लेषण संश्लेषण, मौलिकता व रचनात्मक व भाषा संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में सामान्यीकरण की योग्यता का निष्कर्ष निकालने लग जाता है। बालक यानी सामान्यीकरण की योग्यता का निष्कर्ष निकालने लग जाता है। उसके बाद आती है प्रस्थानात्मक सोच। प्रस्थानात्मक सोच होती है जो तार्किक मूल्यांकन की योग्यता होती है। कौन सी होती है? तार्किक मूल्यांकन की योग्यता होती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक यानी तार्किक मूल्यांकन करने की योग्यता और सामान्यीकरण की योग्यता का निष्कर्ष निकालना आ जाता है, जैसे समस्या समाधान, निर्णय शक्ति, विश्लेषण संश्लेषण और मौलिकता और रचनात्मक भाषा संप्रेषण की योग्यता का विकास करने लग जाता है। निर्माण व खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? निर्माण व खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। निर्माण व खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और कार्य क्रिया का सिद्धांत भी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। निर्माण खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना। नमस्कार।